एचपी न्यूज। नमस्कार, मैं रेखा पारकर, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के कोहका स्थित रानी अवंतीबाई चौक पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए प्रशासन ने इसकी डिजाइन बदले का फैसला लिया है। ट्रैफिक पुलिस और PWD की संयुक्त पहल से चौक को नया स्वरूप दिया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित और सुगम हो सके। भिलाई के कोहका स्थित रानी अवंतीबाई चौक की सूरत जल्द बदलने वाली है। चौक की ओवल डिजाइन और वहां बनी रोटरी के कारण लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और PWD विभाग ने चौक की नई डिजाइन पर काम शुरू कर दिया है। एडिशनल SP ट्रैफिक ऋचा मिश्रा और PWD अधिकारियों ने लोधी समाज के प्रतिनिधियों के साथ चौक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चौक की चौड़ाई अधिक होने के कारण कई वाहन चालक चौक का पूरा चक्कर लगाने के बजाय गलत दिशा से निकल जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। अधिकारियों के मुताबिक अब चौक को 10 मीटर की गोलाई के साथ विकसित किया जाएगा। इसके लिए रानी अवंतीबाई की प्रतिमा को अस्थायी रूप से हटाकर चौक के मध्य भाग में स्थापित किया जाएगा। नई व्यवस्था को लागू करने से पहले अस्थायी बैरिकेडिंग लगाकर ट्रायल किया जाएगा, ताकि तकनीकी दिक्कतों का आकलन किया जा सके। ट्रायल सफल होने के बाद चौक का स्थायी निर्माण किया जाएगा और प्रतिमा को नए स्वरूप के अनुरूप पुनः स्थापित किया जाएगा। यह चौक IIT भिलाई, कुरुद, बस्ती, जुनवानी और गदा चौक सुपेला को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण यातायात केंद्र है। प्रशासन का मानना है कि चौक की डिजाइन में बदलाव के बाद यातायात व्यवस्था पहले से अधिक व्यवस्थित होगी और सड़क दुर्घटनाओं में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। एक्चुअली क्या है कि अवंतीबाई चौक पे आप लगातार जान रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से दुर्घटनाएं हो रही थी। एक तरीके से ये जो है ब्लैक स्पॉट के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा था। तो सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार, माननीय SP सर, कलेक्टर सर के निर्देश के अनुसार आज ये कि जॉइंट विजिट यहाँ पे चल रहा है, जिसमें रोटरी को छोटा करके और गोल प्रॉपर शेप में करने की बात की जा रही है, जिससे आप देख रहे हैं कि लोग जो है रॉन्ग साइड से मुड़ते हैं। एक प्रॉपर जिस तरह से पूरा एक चक्कर लगा के जाना चाहिए वैसा नहीं जाते हैं, तो उसी को सुधारने की कवायद यहाँ पर चल रही है कि इसके शेप को चेंज करके प्रॉपर बीच में व्यवस्थित करके, गोल रूप में व्यवस्थित करके, कि जिससे लोग आपस में इंटरैक्ट ना करें, आपस में टकराए ना, आपस में इनका इंटरसेक्शन ना हो। दुर्ग जिले में BSP स्क्रैप चोरी मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड संजय सिंह और उसके बेटे अभय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। करोड़ों रुपये में स्क्रैप और मशीनरी जब्त होने के बाद जब पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दुर्ग जिले में सामने आए BSP स्क्रैप चोरी मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। मामले के मुख्य आरोपी संजय सिंह और उसके बेटे अभय सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने आम लोगों से भी सूचना देने की अपील की है और जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा दिया है। यह पूरा मामला फ्यू डस्ट के परिवहन और आड़ में BSP से चोरी किए गए स्क्रैप के अवैध परिवहन और कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने 26 मई को ग्राम अकड़ोरडीह स्थित AK ट्रेडर्स और हाथखोज औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी कर जांच की थी। जांच के दौरान कई हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट के साथ BSP से चोरी की गई लोहे की प्लेट, बीम और अन्य कटिंग सामग्री बरामद की गई। मौके से भारी मात्रा में स्क्रैप के अलावा परिवहन और लोडिंग में इस्तेमाल होने वाली वाहन और मशीनों भी जब्त की गई। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने करीब 250 टन लोहे की प्लेट और बीम कटिंग जब्त की, जिसकी अनुमति कीमत लगभग 90 लाख रुपये आंकी गई है। वही जब्त किए गए वाहनों और मशीनों को मिलाकर कुल करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर
न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। जांच के दौरान संजय सिंह और उसके बेटे अभय सिंह की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों को फरार घोषित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इस बीच मामले में कुछ बड़े नामों के शामिल होने की भी चर्चा है। शिकायतकर्ता द्वारा कई लोगों के नाम बताए जाने के बावजूद अब तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल दुर्ग पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल करते हुए फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए NSUI के प्रदर्शन के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव नए विवाद में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक मीडियम ने उनके उस आरोप पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने पुलिस पर कुर्ता फाड़ने का आरोप लगाया था। बिलासपुर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर NSUI द्वारा किए प्रदर्शन के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। वायरल वीडियो में विधायक देवेंद्र यादव कथित तौर पर खुद अपने हाथों से कुर्ता फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रदर्शन के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस कार्यवाही के दौरान उनका कुर्ता फाड़ दिया गया था। वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले ने नया राजनीतिक मोड़ लिया है। इधर प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की है। आरोपियों पर सार्वजनिक उपद्रव, बलवा, रास्ता रोकने और दंगा जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल 3 जून को NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव करने निकले थे। पुलिस ने सांसद आवास से पहले ही बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। अब वायरल वीडियो और FIR के बाद यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। धमतरी जिले में तेंदुए की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। एक निजी पोल्ट्री फार्म में घुसकर तेंदुए ने 10 मुर्गियों का शिकार कर लिया, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। धमतरी जिले के कोरेगांव रेंज अंतर्गत ग्राम मोहलाई में तेंदुए की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। यहाँ एक निजी पोल्ट्री फार्म में घुसकर तेंदुए ने 10 मुर्गियों का शिकार कर लिया। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तेंदुआ मुर्गियों को जबड़े में दबाकर ले जाता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात तेंदुआ पोल्ट्री फार्म की जाली तोड़कर अंदर घुस गया। तेंदुए को देखते ही फार्म में मौजूद मुर्गियां घबराकर इधर उधर भागने लगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में तेंदुए ने 10 मुर्गियों का शिकार कर लिया और उन्हें अपने साथ ले गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है। जिस पोल्ट्री फार्म में हमला हुआ वह रिहायशी इलाके से महज 500 से 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में लोगों को आशंका है कि तेंदुआ गांव की ओर रुख कर सकता है, जिससे जनहानि का खतरा बढ़ सकता है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम मोहलाई जंगल से सटा हुआ क्षेत्र है, जहां अक्सर लकड़, बगधा, हिरन और चीतल जैसे वन्य जीवों की आवाजाही होती रहती है। बताया जा रहा है कि यह तीसरा बार है
जब तेंदुआ आसपास के पोल्ट्री फार्म तक पहुंचा है। हालांकि इससे पहले उनसे मुर्गियों पर हमला नहीं किया था। घटना के बाद वन विभाग को भी इनकी जानकारी दी गई है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है ताकि किसी बड़ी घटना को रोका जा सके। इसके पहले भी वहाँ पे पोल्ट्री फार्म के बाहर तेंदुआ देखा गया है। सर वहाँ पे गश्ती कर रही है। ग्रामीणों को क्या करना है क्या नहीं करना है तेंदुआ आने पे उसकी सूचना दी गई है। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून भी जल्द प्रदेश में दस्तक दे सकता है। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम गतिविधियां अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे 4 से 5 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। मानसून वर्तमान में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में सक्रिय है और मध्य भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के तापमान में कोई विशेष बदलाव दर्ज नहीं किया गया है। बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। सस्ती जिले के चंद्रपुर में 20 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि गरियाबंद के देवभोग, बस्तर और जांजगीर चांपा के नवागढ़ में 10-10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में बना ऊपरी हवा का चक्रवर्ती परिसंचरण अभी सक्रिय है। इसके साथ ही झारखंड से तेलंगाना तक एक ट्रक लाइन छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है, जो प्रदेश में नमी ला रही है और बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रही है। इसके अलावा उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक ऊपरी हवा का चक्रवर्ती तंत्र सक्रिय है। इन सभी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है और कई क्षेत्रों में राहत भरी बारिश देखने को मिल सकती है। राजधानी रायपुर में सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ने करीब 15,000 ऑटो और ई-रिक्शा का डिजिटल पंजीयन पूरा कर लिया है। रायपुर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण पहल को सफलतापूर्वक पूरा किया है। विशेष अभियान के तहत राजधानी में संचालित लगभग 15,000 ऑटो और ई-रिक्शा का डिजिटल पंजीयन किया गया है। इस उपलब्धि के साथ रायपुर सार्वजनिक परिवहन में संचालित ऑटो और ई-रिक्शा का बड़े पैमाने पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने वाला देश का पहला शहर बन गया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, वाहन चालकों की पहचान सुनिश्चित करना और परिवहन व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में 20 मई से 5 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को घर बैठे QR कोड और कर निःशुल्क पंजीयन की सुविधा दी गई। इसके लिए न तो किसी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े और न ही कोई शुल्क देना पड़ा। यातायात पुलिस और ऑटो ई-रिक्शा यूनियनों के संयुक्त प्रयास से निर्धारित समय सीमा में लगभग 15,000 वाहनों का सफल पंजीयन किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब अगले चरण में सभी पंजीकृत वाहनों
सभी पंजीकृत वाहनों में विशेष QR कोड लगाए जाएंगे। इस QR कोड को स्कैन कर यात्री वाहन मालिक और चालन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसी विवाद, अभद्र व्यवहार या शिकायत की स्थिति में चालक की तत्काल पहचान संभव होगी और यात्रियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी। ऑटो और ई रिक्शा यूनियन के अनुरोध पर पंजीयन की समय सीमा को 7 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है ताकि शेष वाहन चालक भी इस व्यवस्था से जुड़ सके। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त अवधि समाप्त होने के बाद बिना पंजीयन वालों ऑटो और ई रिक्शा के संचालन पर कार्यवाही की जाएगी। रायपुर पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे केवल उन्हीं ऑटो और ई रिक्शा में सफर करें जिनसे अधिकृत QR कोड लगा हो। इससे सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। महंगाई के बीच आम लोगों को एक और झटका लगा है। घरेलू LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपयों की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके बाद 3 महीने के भीतर सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है। देश भर में घरेलू LPG उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगा है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में अब घरेलू गैस सिलेंडर 913 रुपये के बजाय 942 रुपये में मिलेगा। बीते 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू LPG की कीमत बढ़ाई गई है। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर के दामों में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह 3 महीने के भीतर घरेलू सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो गया है। सूत्रों के अनुसार तेल कंपनियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा लागत बढ़ाने और घरेलू बिक्री पर लगातार हो रहे नुकसान के कारण कीमतों में संशोधन करना पड़ा है। कंपनियों का दावा है कि उन्हें प्रत्येक घरेलू गैस सिलेंडर पर करीब 703 रुपये का नुकसान हो रहा है। नई बढ़ोतरी से उसकी केवल आंशिक भरपाई ही हो पाएगी। इससे पहले भी सरकार और तेल कंपनियों गैस की कीमतों में कई बार बदलाव कर चुकी हैं। वहीं 5 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपये का इजाफा किया गया है। गौरतलब है कि हाल के सप्ताहों में पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कई चरणों में वृद्धि हुई है, जबकि CNG भी महंगी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ऊर्जा उत्पादों की कीमतों में हुई पूरी बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। वहीं तेल कंपनियों का दावा है कि वे अब भी लागत से कम कीमत पर ईंधन और LPG और आपूर्ति कर रही हैं। महंगाई के इस दौर में रसोई गैस की बढ़ी कीमतों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं और घरेलू बजट पर ही पड़ने की आशंका है। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने गैस एजेंसी के मैनेजर से कैश से भरा बैग छीन लिया, जिसकी पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। रायपुर के DD नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट की वारदात ने सनसनी फैला दी। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक निजी गैस एजेंसी के मैनेजर को निशाना बनाते हुए कैश से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पीड़ित श्रवण साहू महोबा बाजार निवासी हैं और एक निजी गैस एजेंसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। शनिवार शाम करीब 7 बजे वे अग्रसेन चौक स्थित कार्यालय में एजेंसी के भुगतान से संबंधित लगभग 10 लाख रुपए लेकर टाटीबंद स्थित मुख्य कार्यालय के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि डगनिया बाजार के पास पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। CCTV फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार आरोपी पहले श्रवण साहू की कार को ओवरटेक कर आगे निकलते हैं और फिर U-टर्न लेकर वापस आते हैं। जैसे ही श्रवण साहू कार पार्क कर कैश से भरा बैग लेकर नीचे उतरते हैं, बदमाश उनके हाथ से बैग छीनकर तेज रफ्तार
से फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने आरोपियों का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन वे उन्हें पकड़ नहीं सके। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने पहले से ही मैनेजर की रेकी कर रही थी। पीड़ित की मुताबिक तीनों बदमाशों ने अपने चेहरे स्कार्फ से ढक रहे थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी। घटना की सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। गांजा तस्करी के आरोपियों की तलाश में उत्तर प्रदेश पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सादे कपड़ों में कार्यवाही कर रही टीम को ग्रामीण चोर समझ बैठे, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पर हमला होने का मामला सामने आया है। रायपुर की गंज थाना पुलिस गांजा तस्करी के आरोपियों की तलाश में कौशाम्बी के चौली गांव पहुंची थी, जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम को चोर समझकर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम स्थानीय पुलिस की मदद से आकाश विषम और एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही थी। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने एक आरोपी आकाश को पकड़ लिया था। इसके बाद जब टीम दूसरे आरोपी शिवम के घर पहुंची तो उसने खुद को बचाने के लिए जोर जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। आरोपी के शोर मचाने ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में थे, इसलिए ग्रामीण उन्हें पहचान नहीं सके और उन्हें चोर समझ बैठे। देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया और धक्का मुक्की करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हमले में पुलिसकर्मी जगदेव प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनके सिर और हाथ में चोट आई है। वही टीम में अन्य सदस्य किसी तरह मौके से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। घटना की सूचना मिलने पर कोखराज थाना पुलिस चौके पर पहुंची और नियंत्रित किया। घायल पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। मामले में पुष्टि करते हुए कौशाम्बी की अपार पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने बताया कि रायपुर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन दूसरे आरोपी को पकड़ने के दौरान स्थानीय पुलिस को पूरी जानकारी दिए बिना कार्यवाही की गई। इसी दौरान भ्रम की स्थिति बनी और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाने वाला दूसरा वनडे मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। सबीना पार्क में टॉस तो हुआ, लेकिन खराब मौसम की वजह से एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। श्रीलंका के वेस्ट इंडीज दौरे पर खेले जाने वाला दूसरा वनडे मुकाबला बारिश की भीड़ बढ़ गया। किंगस्टन के सबीना पार्क स्टेडियम में लगातार बारिश के कारण मैच शुरू ही नहीं हो सका और आखिरकार अंपायर्स ने मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया। बारिश के चलते टॉस भी निर्धारित समय से करीब 30 मिनट की देरी से हुआ था। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन इसके बाद मौसम ने खेल बिगाड़ दिया और खिलाड़ी मैदान पर उतर ही नहीं सके। काफ़ी देर तक मौसम साफ होने के इंतजार किया गया, लेकिन परिस्थितियों में सुधार नहीं होने पर मैच को रद्द करना पड़ा। इस नतीजे के साथ वेस्टइंडीज की सीरीज जीतने की उम्मीद भी समाप्त हो गई। गौरतलब है कि मेजबान टीम पहला वनडे मुकाबला हार चुकी थी और दूसरा मैच उसके लिए करो या मरो की स्थिति जैसा था। अब वेस्ट इंडीज के पास केवल तीसरा और अंतिम वनडे जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबर करने का मौका बचा है। तीसरा मुकाबला सोमवार को खेला जाएगा।
और वेंटिज के लिए वनडे रैंकिंग और भविष्य की विश्व कप क्वालिफिकेशन संभावनाओं के खिलाफ से ही बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बीच वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने अपने करियर का 150वां वनडे खेलने की उपलब्धि हासिल की। इस खास मौके पर उन्हें मैच से पहले विशेष जर्सी देकर सम्मानित किया गया, लेकिन बारिश के कारण उनका यह यादगार दिन मैदान पर अधूरा रह गया। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।